चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। किसका नहीं, छोड़ दो, मैं सर को भेज दिया, मैं सर भेज दिया नंबर मांग लेना, राइट कर देना। अच्छा ठीक है, तो लास्ट डे हम लोग क्या समझे थे, एमिशन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा रहेगा, कैसे बनेगा तुम्हारा, जब भी कोई सोर्स से लाइट प्रिज्म पे क्या बोलते रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा तुम्हारा, तभी तुम्हारा कंटिन्यूअस नहीं तो कोई डिसकंटिन्यूअस फॉर्म का स्पेक्ट्रम बनेगा, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों, क्योंकि कोई सोर्स से हम लोग लाइट एमिट कर रहे थे। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा था हमारा, कोई भी सोर्स से लाइट एब्जॉर्ब हो रहा था, फिर उसको लाइक हम लोग स्पेक्ट्रम में देख रहे थे, स्पेक्ट्रम फॉर्म में वो आ रहा था, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा बन रहा था, या तो कंटिन्यूअस बनेगा नहीं तो डिसकंटिन्यूअस बनेगा। अगर कंटिन्यूअस बन गया तो समझ में आ रहा ओवरलैपिंग फॉर्म में बनेगा, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस बन गया तो या तो लाइंस का फॉर्म में नहीं तो बैंड्स का फॉर्म में, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम नहीं तो बैंड स्पेक्ट्रम। पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा बन रहा था, जो कलर जिस कंपाउंड का सोल्यूशन से हम लोग पास करेंगे उसको उसका एलिमेंट जो कलर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा उसी कलर के वेवलेंथ क्या होगा, बैंड बन जाएगा, है ना। डार्क स्पेसेस दिखेगा तुमको तभी वहां पे, है ना। और बाकी क्लास में तुमको बैंड्स नजर आएंगे, मतलब बैंड का फॉर्म में तुमको नजर आ रहा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये तो हो गया। आज हम लोग स्टडी करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब बोर का मेन जो उसका मेन जो आइडिया था, क्या था उसका मेन आइडिया, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो मैंने बताया था अगर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम हो तो कैसा स्पेक्ट्रम बनेगा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम हुआ तो कैसा स्पेक्ट्रम बनेगा, बैंड स्पेक्ट्रम। अच्छे से याद रखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से याद रखो। फ्यूचर में काम आएगा, अभी से बोल रही हूँ फ्यूचर में काम आएगा। हाँ फ्यूचर हम लोग अभी 2:30 बजे से होगा ना, आज 2:30 नहीं 12:30 से है शायद। हाँ 12:30 तुम लोग फ्यूचर है, इसलिए बोल फ्यूचर में काम आएगा, लिख लो। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कैसा होगा, बैंड स्पेक्ट्रम। और अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा तो कैसा स्पेक्ट्रम शो करेगा, लाइन स्पेक्ट्रम। तो अब देखो हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसी से आइडिया लगा लो हाइड्रोजन कैसा स्पेक्ट्रम बनाएगा, उसका एटम का स्पेक्ट्रम क्या स्टडी कर रहे हैं, मतलब वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा, ठीक है। और कैसा होगा, हाइड्रोजन बना रहा था एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं बनाएगा, कैसा स्पेक्ट्रम बनाएगा वो, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, ठीक है। तो पहला तो क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, दूसरा ये एमिशन स्पेक्ट्रम होगा, तीसरा क्या, ये लाइंस के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये हो गया मेन 2 पॉइंट्स हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। अब क्या किया गया, तुम्हारा बोर क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब में वो हाइड्रोजन गैस को लिया एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। क्यों एट वेरी लो प्रेशर लिया, ताकि इजीली आयोनाइज हो सके। जब भी कोई गैस को हम लोग स्टडी करते हैं ना, उसको हम लोग बहुत कम प्रेशर में लेते हैं, ताकि ताकि क्या करें, उसका आयंस जो है उसको हम लोग स्टडी कर पाए, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, जब तक उसका फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोग नहीं स्टडी कर पाएंगे, उसका प्रॉपर्टी स्टडी करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए क्या किया गया, हाइड्रोजन गैस को बहुत लो प्रेशर में एक डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया। फिर क्या किया उससे, अब उस तरह तुम्हारा लाइट पास किया, जैसे ही तुम्हारा उससे लाइट पास किया ना, हाइड्रोजन क्या किया, उसको एमिट किया, ठीक है। लाइट को फिर क्या किया, वो एमिट किया, और उसको जब हम लोग प्रिज्म में डाले तो एक हम लोग को स्पेक्ट्रम नजर आया, ठीक है। कैसा स्पेक्ट्रम नजर आया, 6 डिफरेंट लाइंस का हमको स्पेक्ट्रम नजर आया, ठीक है। अब उन 6 डिफरेंट लाइंस को जब हम लोग फिर से हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप से स्टडी किए तो हम लोग को दिखा उन 6 लाइंस के बीच में भी और छोटे 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 लाइंस है, ठीक है। ये तो बाद में बताऊंगी कि क्यों बीच में और छोटे लाइंस है, बट बेसिकली वो किस में डिवाइड हुआ, 6 डिफरेंट लाइंस में, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते कैसा वो एक्सपेरिमेंट का सेटअप बनाया था। देखो क्या किया हम लोग, हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया, हाइड्रोजन गैस को लिया एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है।
फिर जैसे उससे लाइट पास करेंगे तो लाइट को वो क्या करेगा, एमिट करेगा इन स्पेक्ट्रम। और हम लोग क्या देखे यहाँ पे 6 डिफरेंट लाइंस मिला फोटोग्राफिक प्लेट पे, ठीक है। ये 6 डिफरेंट लाइन जो है ये तो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे ये 6 डिफरेंट लाइन हम लोग को दिख रहा होगा, लेकिन जब हम लोग हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या पता चला कि इन लाइंस के बीच में भी देखो हमको क्या मिल रहा है, ऐसे छोटे छोटे और लाइंस है, नहीं डार्क स्पेसेस नहीं है यहाँ पे, ऐसे और छोटे छोटे और लाइंस है। ये मेजर 6 लाइन हम लोग को दिख रहा था, सिर्फ ये 6 लाइन हम लोग को दिख रहा था। रुको मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, समझ आएगा तुम लोग को। देखो जब देख रहे थे ना बेसिकली ये 6 लाइन हम लोग को दिख रहा था यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे, लेकिन जब हम लोग माइक्रोस्कोप से इसको स्टडी किए तो ऐसे हम लोग को और बीच में लाइंस दिखने लगे, ठीक है। अब ये जो लाइंस क्या है ये हम लोग आगे इसी के बारे में ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली उसका सेटअप कि कैसे वो स्टडी किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, ये तो हम लोग ये पता चल गया। लेकिन अब क्या किया, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे ना आगे तो हम लोग को ये बीच का और लाइंस दिखा, तो इनको फिर वो स्टडी किया आगे। और तो बनाते हैं अब इसका मॉडल, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। यस ये हो गया, जो 6 लाइंस है उनको उसके बीच में छोटा छोटा लाइंस आया था ना, उसको अब स्टडी किया गया कि ये सब है क्या। वो कंफ्यूज करने वाली चीज है ना, 6 लाइन था मेरे को तो समझ में आया कि 6 वो लाइन का स्पेक्ट्रम दिखा था, लेकिन बीच में जो और छोटा छोटा लाइन था वो कहाँ से आया, वो कैसे हो रहा था, उसको आगे और स्टडी किया। नहीं ग्राफ नहीं है, वो जो 6 लाइंस दिखा ना हम लोग को उसी का ही है ये, ठीक है। अब तुमको 6 कलर का दिख रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का है ना, यही थे तुम्हारे 6 मेजर लाइंस दिख रहे थे ना, इसी टाइप के थे, ठीक है। यही 6 मेजर लाइंस तुमको, और बीच में छोटे लाइंस थे ना वो इस यही छोटे लाइंस थे। अब देखो बताती हूँ क्या हुआ था। ये जो दिख रहा है तुमको बेसिकली तुमको दिख रहा होगा 6 है, 6 ट्रांजिशन पे हो रहा होगा है ना, 6 एनर्जी लेवल्स पे हो रहा है। पहला कहाँ पे आके रुक रहा है, सारा आके रुक रहा है तुम्हारा कहाँ पे, n=1 पे, दूसरा n=2 पे, तीसरा n=3 पे, फिर n=4 पे, n=5 पे, और n= फाइनली 6 पे, ठीक है। यही बेसिकली 6 हम लोग, मतलब बेसिकली यही 6 टाइप्स को हम लोग स्टडी करते हैं। नहीं यही 6 टाइप्स ही हम लोग को दिख रहा था, हाइड्रोजन का एटम यही 6 लाइन ही सिर्फ क्या बोले तुम्हारा प्रोजेक्ट कर रहा था, ठीक है। यही 6 लाइन हम लोग को दिख रहा था। अब ये जो तुम्हारा बेसिकली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ही ना, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो दिख रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरा एनर्जी लेवल आ रहा है तभी वो क्या कर रहा है, ऐसे डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स हम लोग को शो कर रहा है ना। अब ये क्या कर, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा पहला जा रहा था, कहाँ से आ रहा था, कहीं से भी आ रहा था, लेकिन आके कहाँ रुक रहा था, n=1 पे। लेकिन अब देखो रुक रहा था n=1 पे, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कहीं से भी आ सकता है मेरा, n=8 से भी, n=7 से भी, या फिर n=∞ से भी वो आ सकता है। जरूरत है मैंने यहाँ 8 तक बनाया, मतलब ये नहीं कि सिर्फ 8 से ही आ रहा था, वो n=10 से भी तो आ सकता है। मतलब बीच के छोटे लाइन वो कहीं से और नहीं थे, जहां जहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता था इलेक्ट्रॉन वहीं से आके जंप कर रहा था, और हम लोग के ऐसे बीच में छोटे लाइन दिख रहे थे, और मेजर 1 लाइन लास्ट में हम लोग को दिख रहा था जो कि एक्चुअली विजिबल हो रहा था ज्यादा। ऐसे ही सेम तुम्हारा जब इलेक्ट्रॉन n=2 पे आ रहा था, सेम वो कहीं से भी तो आ सकता है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, हर एक पॉसिबल लेवल से एनर्जी लाइंस ड्रॉ किया हम लोग ने। n=3 पे भी सेम वो कहीं से भी आ सकता है, तो हम लोग उसमें क्या किया, उसको कहीं से भी हमने ड्रॉ किया कि जहां जहां से पॉसिबल स्पेक्ट्रम्स हो सकता है, स्पेक्ट्रल लाइन हो सकता है, वहीं वहीं से हमने ड्रॉ किया। तो इनको क्या किया, अब देखो एक अकेले साइंटिस्ट ने इनको क्या बोलते हैं, अकेले निकाला नहीं था, ठीक है। ये जो सीरीज है इनको अलग अलग 6 साइंटिस्ट ने निकाला था, ठीक है। उनका नाम लिख देती हूँ। एग्जैक्टली एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट आके जब डी एक्साइट हो रहा था, वो एनर्जी रिलीज करते हुए आ रहा था, एनर्जी रिलीज करते हुए आ रहा था, तो क्या होगा तुम्हारा दिखेगा हमको लाइन, एनर्जी दिखेगा तभी, है ना। ये हो गया हमारे 6 सीरीज जो हाइड्रोजन एमिट कर रहा था। सबसे पहला क्या था जो n=1 पे, लाइमन सीरीज, n=2 पे आ रहा था बाल्मर सीरीज, n=3 पे पास्चन सीरीज, n=4 पे ब्रैकेट सीरीज, n=5 पे पीफर्न सीरीज, एंड n=6 पे हम्फ्री सीरीज। ये तुम्हारे 6 सीरीज है जो हाइड्रोजन एटम एमिट कर रहा था, ठीक है।
मतलब ये 6 तरह के मेजर ट्रांजिशंस हो रहे थे। अब बीच के जो लाइंस है ना, दीज आर लाइक मिनिमल ट्रांजिशन, जो कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ रहा था, हम लोग पता नहीं लगा सकते, बट हम लोग ने अंदाजा लगाया कि इलेक्ट्रॉन जो जो वेवलेंथ कैच कर पा रहा था वो वही वही ट्रांजिशन तुमको बीच में लाइंस के फॉर्म में दिख रही थी। और मेजर जो 6 ट्रांजिशन थी वो ये मेजर ट्रांजिशन थी, ठीक है, जो 6 मेजर लाइंस हम लोग को नजर आ रही थी। ये हो कि जब हाइड्रोजन, ये बेसिकली हो कैसे रहा था, हाइड्रोजन को हम लोग ने क्या किया, बहुत लो प्रेशर पे लिया। अब बहुत लो प्रेशर पे लिया तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डी एक्साइट हुआ, है ना। पहले हम लोग ने क्या किया, उसको एक्साइट किया, पर जैसे उसको लो प्रेशर पे डाला और इलेक्ट्रिक जैसे उसे लाइट पास किया, क्या उसका एनर्जी जो है वो क्या हुआ, डी एक्साइट हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, डी एक्साइट हो गया। डी एक्साइट हो गया मतलब एनर्जी रिलीज कर गया, एग्जैक्टली मतलब एक्साइटेड स्टेट से अब वो ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा था। तो फिर क्या हुआ, उसको जैसे डी एक्साइट किया हमने, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कि ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस शो किए। अब देखो क्या हुआ, वो कहीं से भी आ रहा था, कोई भी शेल में डी एक्साइट होके आ रहा था, मतलब क्या एनर्जी, एग्जैक्टली एनर्जी रिलीज करते हुए आएगा ना। मतलब ऐसी इतनी सारी ट्रांजिशंस होगी तो एनर्जी भी डिफरेंट होने लगेगा, है ना। हर ट्रांजिशन पे क्या होगा, एनर्जी भी डिफरेंट होगा। अब एनर्जी भी डिफरेंट होगा तो क्या होगा, वेवलेंथ भी डिफरेंट होगा, वेवलेंथ डिफरेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगा, है ना। हर एनर्जी का तब अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा, इसीलिए हम लोग को अलग अलग सीरीज नजर आ रही थी, यहाँ पे अलग अलग ट्रांजिशन हो रहे थे। पर इनमें सबसे बेसिक क्या था, ये 6 बेसिक, तो ये 6 मेजर ट्रांजिशन हो रही थी, यही मेन है इसका। अब देखो ये लाइमन सीरीज है, ये तुम्हारा लाई करता है किस रीजन में, ये लाई करता है तुम्हारा यूवी रीजन में, ये लाई करता है यूवी रीजन में। ये जो बाल्मर सीरीज है ये लाई करता है तुम्हारा विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन मतलब हम लोग जो रीजन देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग को बाल्मर सीरीज ऐसे दिखता है, इट इज बिकॉज ये हमारा विजिबल रीजन में लाई करता है, हम लोग को बाल्मर सीरीज इजीली दिखता है, ठीक है। लाइमन सीरीज और बाकी जो सीरीज है वो हम लोग आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा विजिबल रीजन में नहीं आते हैं। और बाकी जितने भी सीरीज है ना, ये सारे लाई करते हैं हमारे आईआर रीजन में, मतलब इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। लाइमन सीरीज लाई करता है यूवी रीजन में, बाल्मर सीरीज लाई करता है विजिबल रीजन में, एंड बाकी जितने भी हैं वो सारे लाई करते हैं किसमें, हमारे इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। रीजन्स भी याद रखना है इसके साथ, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, ठीक है। क्लियर है, मिटा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं इसका। अब आते हैं हम लोग इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में, ना। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन हमारा डी एक्साइट हो रहा था, है ना। अब देखो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, क्यों अब देख पा रहे थे हम लोग, डी एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम हो रहा था, इसी रीजन से उसका इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा था, ठीक है। क्योंकि एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट तक वो क्या हो रहा था, डी एक्साइट हो रहा था, तो हम लोग को लाइन स्पेक्ट्रम नजर आ रहा था। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहाँ भेज दिया, N2 पे भेज दिया। फिर वो आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली वो डी एक्साइट हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग ने एक्साइट करके भेजा, वो खुद ब खुद तो नहीं किया। तो आफ्टर सम टाइम क्या वो डी एक्साइट हो गया। अब डी एक्साइट होकर क्या होगा, फिर से वो N1 को वापस आएगा। अब जैसे ही वो N1 को वापस, हम लोग कोई लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर पाएंगे, राइट। तो मान लेते इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ से डी एक्साइट होकर कहाँ आ गया, ये N1 आ गया। अब ये क्या होगा, एज बिकॉज ये N2 से N1 आ रहा है तो चेंज ऑफ एनर्जी भी होगा, है ना। N2 और N1 का जो एनर्जी वो भी चेंज होगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है तुम्हारा N2 पे था, एक हायर लेवल पे था, अब लोअर लेवल पे आ रहा है, तो वो चेंज हो जाएगा एनर्जी। एनर्जी चेंज होगा तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा हमारा, है ना। तो पहले N1 पे क्या एनर्जी हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने एनर्जी का, -13.6 इंटू Z²/m², बताया था ना एनर्जी का फॉर्मूला। हाँ तो फिर क्या था, ऐसे करोगे तो फिर कैसे चलेगा, फ्यूचर सामने ही है। फॉर्मूला तुम लोग बताया चाहिए आज मुझे, अच्छी बात है, याद हो तो अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा, N1 लेवल पे एनर्जी क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू Z² बाई
n1 स्क्वायर, है ना। n2 पे क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एनर्जी, है ना। अब तो हम लोग, अगर हम लोग, अब तो मान लेते हैं इसको हम लोग E2 En2 मान लेते हैं, ठीक है, N2, और इसको मान लेते हैं En1। अब अगर हम लोग डेल E निकालेंगे इसका, अगर हम लोग डेल E कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, हायर लेवल माइनस लोअर लेवल एनर्जी, है ना, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई, हाँ कॉमन ले लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, अगर कॉमन ले ले ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एनर्जी डिफरेंस, है ना, ये आ जाएगा। तो यही तो हाँ उस दिन लिखे थे, ये हमारे सीरीज के लिए भी आएगा, इसलिए मैंने डिराइव करके दिखा दिया। अब सीरीज के कोई भी सीरीज क्या है, तुमको अगर बोल दे लाइमन सीरीज का निकालो, इलेक्ट्रॉन जब तुम्हारा सपोज n=8 से n=1 तक आ रहा है, तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कितना एनर्जी वो रिलीज करते हुए आएगा, है ना। n1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे n1 हो जाएगा तुम्हारा जो सीरीज का लोएस्ट ऑर्बिट रहेगा, ठीक है। अब देखो सब सीरीज का लोएस्ट ऑर्बिट तो अलग अलग हो रहा है ना, लाइनमैन में जैसे n=1 है, बाल्मर में n=2 है, इसीलिए मैंने क्या बोली, ये जो फॉर्मूला है del E equal to this, ये सबके लिए वैलिड है ना, सारे सीरीज के लिए वैलिड है, ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर ऑल सीरीज, ओके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, n=1 जो क्या होगा, लोएस्ट ऑर्बिट होगा, ठीक है, और n=2 जो होगा दैट विल बी द हाईएस्ट ऑर्बिट। मैं तुमको किसी से भी पूछ सकता है ना, इसीलिए न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए मैंने ये बता दिया। अब देखो मैं अगर बता देती तुम लोग ऐसे ही तो तुम लोग को नहीं समझ आता ना ये चीज, तो ये हो गया, ये सबके लिए वैलिड है, n=1, n1 हो गया तुम्हारा लोएस्ट ऑर्बिट, और n2 क्या हो गया, हाईएस्ट ऑर्बिट अपना, ठीक है। तुम लोग कोई भी सीरीज का कोई भी शेल से तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए तुम लोग आराम से कैलकुलेट कर लोगे, फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए तुमको। देखो अब देखो एनर्जीज याद होंगी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन बाई चांस तुमको ऐसा कुछ तुमको दे दिया जो कि लाइक तुमको याद नहीं है, तब तुम क्या करोगे, तुमको कैलकुलेट करने भी आना चाहिए, एक बैकअप तो प्रेजेंट होना चाहिए ना अपने पास, दिस इज द बैकअप, ठीक है, कि कोई भी सीरीज का दे, कहीं से भी दे, तुम इजीली कैलकुलेट कभी भी एनर्जी कर सकते हो, है ना। तो ऑब्वियसली सेम फॉर्मूला ही है, तुम लोग जानते हो ये वाला फॉर्मूला, एक बार याद करो तो बात बराबर ही है, बट मैंने डिराइव करके दिखा दिया कि आया कहाँ से। अब देखो ये जो एनर्जी यहाँ पे, ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगा, फोटोन के फॉर्म में, लाइट एमिट कर रहा था ना, तो किसके फॉर्म में रिलीज होगा, ऑब्वियसली फोटोन के फॉर्म में रिलीज करेगा ये जो एनर्जी है। अगर गेन भी फोटोन के फॉर्म में कर रहा तो रिलीज भी किसके फॉर्म में करेगा, फोटोन के फॉर्म में रिलीज करेगा, है ना। तो फिर फोटोन के सारे फॉर्मूलाज वैलिड होंगे यहाँ पे, है ना, E=hc/λ भी वैलिड हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग अब वेवलेंथ भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो फिर हम लोग वही करते हैं, इधर मिटा देती हूँ, ठीक है। तो क्या देखा हमने, del E इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं hc/λ इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर hc तो हमारा कांस्टेंट, अगर उधर लेके चल जाए तो क्या हो जाएगा 13.6 बाई hc इंटू जेड स्क्वायर
into स्क्वायर। अब देखो ये 13.6 जो ये भी कांस्टेंट है, h क्या है वो भी कांस्टेंट और c भी हमारा वैल्यू कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट तो वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/λ इज इक्वल टू, इसको रिप्लेस कर दिया हमने एक कॉमन कांस्टेंट लेके r h इंटू z स्क्वायर 1 इंटू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। एक तो हमको ये मिल गया और एक हमको मिल गया लैम्डा का, है ना, जो भी वैल्यू आएगा उसको अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या जाएगा, तुमको वेवलेंथ का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। अब ये जो RH है ये क्या है, RH इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। मैंने बताया ना मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कौन दिया, रिडबर्ग दिया, तो ऑब्वियसली उसी ने कांस्टेंट दिया है अपना, दैट इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्योंकि ये जो तीनों है ना, ये तीनों का वैल्यू कैलकुलेट करके रिडबर्ग ने एक वैल्यू दिया, दैट इज कॉल्ड रिडबर्ग्स कांस्टेंट, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल R H से। हाँ हाँ, वो RH है। अब RH को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ वैल्यू बता रही हूँ, वही बता रही हूँ, जगह उसी का ही ढूंढ रही हूँ। इसी को मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं, बताती हूँ, यहीं बताती हूँ, ये उतार ये, हाँ एनर्जी का इक्वेशन पता ही है मुझे, पता है लैम्डा वाला नहीं, इधर, हाँ वही पूछ रही थी। ठीक है, तो ये जो RH है इसको हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ओके, इसका जो क्या होता है, किसका रिप्लेसमेंट आया था 13.6/h c का, इसका जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 1.0976 into 10⁻⁷ पर मीटर, ये होता है इसका वैल्यू। हाँ राउंड ऑफ कर सकते हो, न्यूमेरिकल जब हम लोग करते हैं तो इसको यूज करते हैं एज हम लोग 1.1 into 10⁷ पर मीटर। जब न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग ये वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, पर बेसिकली हम लोग कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया RH स्टैंड किसके लिए करता है, आता है ना कभी कभार ऐसा क्वेश्चन, तो इसी के लिए हम लोग पूरा वैल्यू भी जान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया वेवलेंथ का। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग्स इक्वेशन। ये जो सीरीज आएंगी ना, इनका अगर किसी का भी वेवलेंथ हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ा कहीं से भी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये इक्वेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रिडबर्ग्स इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग्स इक्वेशन, और ये हो गया हमारा RH हो गया रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये RH इक्वल टू ये है ना 13.6/hc, तो हम लिख सकते हैं ना RHc इक्वल टू 13.6। मतलब कभी अगर तुमको इसका वैल्यू रिप्लेस करना पड़ा तुम लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हम इसको आराम से कहीं पे भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये वैल्यू भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं इससे। अब ये जो 1/λ है, 1/λ किसका फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी का भी है, और किसका है, वेव नंबर। कहीं कभी तुमको कोई कोई बुक में ऐसे भी मिलेगा, तुमको कोई कोई बुक में ना ऐसे भी मिलेगा, ये इक्वेशन भी मिल सकता है एज रिडबर्ग्स इक्वेशन, दैट इज वेव नंबर। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है इतने दूर में, नहीं है ना, तो यही हो गया इसका। हाँ हाँ रुके हुए हैं, कल लिख लो। तो यही हो गया इसका, क्या बोलते हैं हम लोग, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, हाँ वो पर मीटर है, दैट इज मीटर इनवर्स और पर मीटर।
हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 ईवी, ये आरएचसी का वैल्यू है। कभी अगर सपोज तुम्हारा क्या हुआ, आरएच और एचसी को इधर लेके आ गए, ये जिधर देखो एचसी को अगर हम लोग एक जगह पे ये तीनों मिल गया तो फिर क्या करेंगे, इसको तुम रिप्लेस कर सकते हो बाय 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो तुमको तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, तुम ये इतना याद रख सकते हो कि आरएचसी का रिप्लेसमेंट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर है? कौन सा ये? हाँ 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 लिख लो, मैं तो बोली। अरे देखो तुमको क्या, कोई बुक में तुमको 1/λ भी मिल सकता है। अब मेरे को नहीं पता कौन सा बुक में कैसा है, सारे बुक्स तो मैं देखी नहीं और मेरे को याद भी नहीं है, अगर जितने में देखी भी हूँ। और कोई कोई बुक में तुमको ये भी मिल सकता है, वेव नंबर का फॉर्म में भी मिल सकता है इक्वेशन। तो दोनों ही जान के रख लो कि बात बराबर ही है। 1/λ किसका फॉर्मूला, वेव नंबर का। अगर लैम्डा का निकालना होगा ऐसे कैलकुलेट करके उसको रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। और अगर वेव नंबर का निकालना होगा तो डायरेक्टली तुम्हारा वैल्यू से मिल ही जाएगा, ठीक है। और यही दोनों को हम लोग रिडबर्ग्स इक्वेशन बोलते हैं, दोनों को ही हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग्स इक्वेशन। हो गया, मिटा देते हैं। कैसे भी लिखो, फिलहाल तुमको समझ आ जाए, लेकिन एग्जाम में मत लिखना ऐसे। एग्जाम में मत लिखना, मैं सच्ची बोल रही हूँ, एग्जाम में वैसे मत लिखना। एग्जामिनर का मूड अगर खराब हुआ ना तो फिर समझ जाओ आगे क्या होगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अभी कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तुम नोट्स कॉपी में कुछ भी लिखो, तुमको समझ में आना चाहिए, है ना। हाँ, अब देखो तो हम लोग अब क्या करेंगे, जो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस थे उनको क्या करेंगे, थोड़ा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या आया था हमारा, लाइमन सीरीज, है ना। सबसे पहला आया था हमारे लिए लाइमन सीरीज। अब देखो लाइमन सीरीज का सबसे पहला पॉइंट क्या है, कि हमारा क्या है, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या है, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है। तो लिख लो पहला पॉइंट लाइमन सीरीज के बारे में। देखो, it is the first spectral line in hydrogen spectrum। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हो गया। सेकंड क्या होता है, किस हम लोग ये किस रीजन में दिखता है, किस रीजन में दिखता है, अभी मैंने बताया है किस रीजन में दिखता है, ये कौन से रीजन में पाया जाता है, यूवी रीजन में, मैंने बताया ना। तो सेकंड क्या होता है, इट इज, सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज फाउंड इन यूवी रीजन, दैट इज अल्ट्रावायलेट रीजन। हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसका लोएस्ट जो शेल है, लोएस्ट जो ऑर्बिट है, वो कहाँ, कौन से नंबर पे मिलता है, n1 इज इक्वल टू 1 पे। इसका ये तो फिक्स्ड है ना, टर्मिनल इसका क्या है, n1 इक्वल टू 1 है। और इसका n2 क्या हो सकता है, 2 से लेके इंफिनिटी, कहीं भी जा सकता है। मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है। तो इसका हाईएस्ट ऑर्बिट क्या हो सकता है, 2 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट लिख लो इसका, कि टर्मिनल ऑर्बिट क्या है इसका, n1 इज इक्वल टू 1 है। टर्मिनल
मतलब तुम बोल रहे हो कि टर्मिनल मतलब तुम उधर बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ N2 हो गया, डोमेन ये हो गया हमारा रेंज, पर हमारे यहाँ पे रेंज फिक्स्ड है और डोमेन कुछ भी हो सकता है, बात ये है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो तो इसका पहला फर्स्ट लाइन जो होगा इस स्पेक्ट्रल का, फर्स्ट लाइन क्या होगा? फर्स्ट लाइन तुम्हारा 2 से 1 तक का होगा, होगा ना? 2 से 1 जो मेरा लाइन आएगा दैट विल बी द फर्स्ट लाइन, और जो तुम्हारा लास्ट लाइन होगा ये तुम्हारा फर्स्ट लाइन हो जाएगा, और जो तुम्हारा लास्ट लाइन होगा वो क्या हो जाएगा? इंफिनिटी से 1 तक, है ना? ये लास्ट लाइन को हम लोग बोलते हैं लास्ट लिमिट भी बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लास्ट लिमिट या फिर स्पेक्ट्रल लिमिट भी बोलते हैं, ठीक है? या फिर हम लोग लास्ट लाइन को मार्जिनल लिमिट भी बोलते हैं या फिर मार्जिनल लाइन ये भी बोलते हैं, ठीक है? मतलब ये सब वर्ड्स न्यूमेरिकल्स के लिए, न्यूमेरिकल्स में तो अलग अलग तरह के लोग इनोवेशन आते हैं ना दिमाग में, तो इसीलिए मैंने बता दिए ये वर्ड्स। तो ये देखो, अब देखो 2 से 1 तक आता है तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? दिल्ली बताया ना मैंने, हाँ, तो क्या हो जाएगा? -13.6 हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल लेते, बेसिकली हम लोग उसी का निकालते हैं। दिल्ली में माइनस होगा ना? सॉरी, माइनस नहीं था ना एंड में, अच्छा मैं पहले चल गई, इसको इस लेवल पे लेके आ गई, ठीक है चलो। अब अगर हाइड्रोजन एटम के लिए निकालते हैं हम लोग इसको तो क्या हो जाएगा? Z मेरा क्या हो जाएगा? 1। अब N1 क्या हो जाएगा? मेरा 1 रहेगा, तो 1 ही हो जाएगा, -1/4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, होगा ना? कैलकुलेट करके देख लेना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा, ठीक है? तो इसका डेल्टा ई ये आ जाएगा, इसका डेल्टा ई क्या आ जाएगा? 13.6 इंटू सेम अगेन 1 का स्क्वायर। हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए क्यों निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन एटम का ही ना स्पेक्ट्रल लाइन है, तो इसीलिए निकाल रहे हैं। और बेसिकली क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उसका तो वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना? तो फिर स्टैंडर्ड वैल्यू मान सकते हैं। बाकी जिसका भी एटॉमिक नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब जेड स्क्वायर से, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दिए कोई भी दूसरे एटम के लिए, तो उसका वैल्यू आ जाएगा, बताया था ना लास्ट डे जो पढ़ा रही थी। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी स्क्वायर दैट इज 0, तो क्या हो जाएगा? 13.6 हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा, ठीक है? लास्ट, तो फिर लास्ट लाइन के लिए, ठीक है ना? अब देखो अगर तुम्हारा ये भी पूछे कि 10th लाइन क्या होगा, तो 10th लाइन कहां से कहां तक आएगा? नहीं, 10 से नहीं आएगा, देखो एक ज्यादा हो रहा है, फर्स्ट लाइन मतलब क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, 2 से 1 तक आ रहा है, तो 11 से 1 तक आएगा। 10th लाइन मतलब 11 से, 8th लाइन बोला तो 9 से 1 तक, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? जितना लाइन बोलेगा उससे एक ज्यादा से आएगा 1 तक, ठीक है? क्योंकि इसका लास्ट लिमिट तो 1 है, वो तो मेरा फिक्स्ड होना है। तो डेल्टा ई मेरा क्या हो जाएगा? पहला पे फर्स्ट लाइन पे हो जाएगा 10.2 और लास्ट लाइन पे कितना हो जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरा डेल्टा ई का रेंज क्या हो जाएगा? लाइमन सीरीज के लिए डेल्टा ई का रेंज क्या हो जाएगा हमारा? 10.2 से 13.6 तक, है ना? ये हो जाएगा हमारा डेल्टा ई का रेंज। अब अगर लैम्डा का वैल्यू देख लें तो लैम्डा का क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करो लैम्डा का वैल्यू। पहला लाइन के लिए लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा? फर्स्ट लाइन के लिए 1/λ इक्वल टू कितना आ जाएगा? यही आएगा ना, कुछ अंदर का तो वैल्यू वही है, 1/n1 स्क्वायर बाई 1 -1/n2 स्क्वायर, ये तो श्योर है। तो लैम्डा मेरा क्या बन गया? लैम्डा इज इक्वल टू 4/3RH लिख सकते हैं ना? और लास्ट लाइन का क्या हो जाएगा? 1/RH रह जाएगा लास्ट लाइन का। अंदर का तो वैल्यू 1 आएगा, बाहर मेरा Z भी 1 है ना?
और आर एच पायर है तो फिर आर एच आएगा ना, तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू अगर आर एच होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई आर एच आ जाएगा, लास्ट लाइन क्लियर हो जाएगा। तो मेरा वेवलेंथ का रेंज क्या हो जाएगा 1 बाई आर एच से 4 बाई 3 आर एच तक, सॉरी हाँ सही लिखा मैंने 4 बाई 3 आर एच। अब देखो एक चीज देखो, डेल्टा ई में क्या हो रहा था हमारा, पहला जो आ रहा था फर्स्ट लाइन का जो एनर्जी लिमिट है वो हमारा लोएस्ट लिमिट है, और क्या हो रहा था लास्ट लाइन का जो लिमिट है वो क्या होता है हाईएस्ट लिमिट है। पर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है कि नहीं, 1 बाई आर एच का वैल्यू छोटा है और 4 बाई 3 आर एच का वैल्यू बड़ा है। क्यों ऐसा हो रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना एनर्जी और क्या बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है राइट। इसी रीजन से क्या होगा तुम्हारा, जब एनर्जी मेरा लोएस्ट होगा लैम्डा मेरा हाईएस्ट होगा, एनर्जी सॉरी लैम्डा मेरा हाईएस्ट होगा, और जब मेरा क्या बोलते हैं एनर्जी हाईएस्ट होगा लैम्डा मेरा लोएस्ट होगा, ठीक है यही हो रहा था, देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमारा ये हो गया लाइमन सीरीज के लिए डेल्टा ई और लैम्डा का वेवलेंथ का रेंज। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज लिखे, बस रेंजेस लिख लो, ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस रेंजेस जान लो। बाकी फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन लिख लो, और क्या है फर्स्ट लाइन ये हो जाएगा 2 से 1 तक, लास्ट लाइन हो जाएगा तुम्हारा इन्फिनिटी से 1 तक। बाकी रेंजेस लिख लो, कैलकुलेट तो कर ही लोगे, फॉर्मूला से मैंने बता ही दिया है, आराम से कैलकुलेट कर लोगे। आर एच का वैल्यू पता है, तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर, पुट कर देना उसे, न्यूमेरिकल के लिए 1.1 पुट करना, और कभी अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं पे अगर देखो कि 1.09786 है तो उसको ले ला, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा ज्यादा करेक्ट वैल्यू है ना, 1.1 तो हमारा राउंड ऑफ वैल्यू, वो तो हम लोग न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर दे रहे हैं। ये वाला 4/3 RH कैसे बना है, देखो दिखा रहा है कैलकुलेशन इसका, यहाँ पे देखो। अच्छा लैम्डा का फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू RH Z स्क्वायर, यही था ना, इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। अब देखो लाइमन के लिए क्या हो जाएगा, N1 का वैल्यू तो 1 है, वो तो फिक्स्ड है लाइमन के लिए, चाहे कोई भी लाइन से आए N1 का वैल्यू तो मेरा फिक्स्ड है, तो इसको हम लिख सकते हैं लाइमन के लिए 1 माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, हम लाइमन के लिए ये चीज लिख सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, लैम्डा के लिए 1 बाई लैम्डा इक्वल टू Z का वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं RH, और 1 माइनस N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने क्या लिया था 2 से 1 तक पहला लाइन के लिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज 4, तो 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा 3/4, तो क्या लिखोगे 3/3 RH/4। अब लैम्डा करेंगे तो इसको बोल देना रेसिप्रोकल कर लेंगे हम लोग इसको लैम्डा के वैल्यू के लिए, तो क्या हो जाएगा 4/3 RH। वैसे ही सेम तुम्हारा अगर इन्फिनिटी के लिए मान लो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी स्क्वायर, अगर इन्फिनिटी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू लास्ट लाइन के लिए क्या आएगा लैम्डा इक्वल टू 1 बाई आर एच आ जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा तभी लैम्डा इज इक्वल टू सॉरी 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर एच आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई आर एच। ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये लिख रहे हो, बस रेंजेस लिख लो, समझ में आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला तो पता ही है तुम लोगों को, सीधा फॉर्मूला में पुट करना, वैल्यू सीधे फॉर्मूला में पुट करना, आराम से मिल जाएगा, कोई चाप ही नहीं है उसका। बस किसके लिए निकाला, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन, इसी से हम लोग को रेंज पता लग जाएगा इसका। ठीक है, हो गया, चलो दूसरा सीरीज पे चलते हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। दस बजे तुम लोग का फिजिक्स क्लास है ना, नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा बाल्मर सीरीज। ओके, अब देखो बाल्मर सीरीज का सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज द सेकेंड, नहीं इट इज द सेकेंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सबसे पहले तो ये है, इट इज द सेकेंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट, इट इज फाउंड इन द विजिबल रीजन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, कि इसका टर्मिनल ऑर्बिट क्या होता है, n1 कितना हो जाएगा इसका, n1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, n2 तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है ना। जो हम लोग विजिबल जो हम लोग देख पाते हैं, हाँ एग्जैक्टली 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, ये होता है विजिबल रीजन का रेंज। ठीक है ना, क्या नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना। ये क्या होता है, एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हारा नैनोमीटर वाला, हाँ ठीक है, आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, एक जीरो बढ़ा देना, एंगस्ट्रॉम का क्या है 10 टू द पावर -9 है, 10 टू द पावर -10 है। ठीक है, तो फिर इसका पहला लाइन क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन 3 से लेके 2 तक, ये तो फर्स्ट लाइन हो जाएगा। लास्ट लाइन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से लेके 2 तक होगा ना। इसका जब क्या होगा, एनर्जी का वैल्यू जब तुम कैलकुलेट करोगे, इसमें डेल ई का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, डेल का वैल्यू देख लेना। और तुम्हारा इस केस में डेल ई का वैल्यू क्या आएगा, लास्ट लाइन का केस में हाँ, यहाँ पे दिल्ली में तो आरएच का कुछ कम नहीं है, वो सिर्फ वेवलेंथ में आरएच का वैल्यू आएगा। दिल्ली में तुम्हारा हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम के लिए। सीधे हाइड्रोजन एटम का थर्ड ऑर्बिट का कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड का कितना है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही रेंज है इसका। ठीक है, ये हो गया दिल्ली का। इसका एनर्जी रेंज कहां तक हो जाएगा, बाल्मर सीरीज का एनर्जी रेंज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ये हो गया इसका एनर्जी रेंज। चाहे कोई भी लेंथ ले लो, कोई भी ऑर्बिट सा इसी रेंज में होगा। ठीक है, अब आता है लैम्डा के रेंज में, मतलब वेवलेंथ के रेंज में। तो इसका वेवलेंथ हो जाएगा तुम्हारा अराउंड 3520 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हम आर एस डाल कर लोग छोड़ दिए उसमें, अगर बाई चांस पूरा डाले तो ऐसा वैल्यू आएगा। ठीक है, 3520 आएगा, और इसका आएगा 6500 एंगस्ट्रॉम। इसका लैम्डा का रेंज तब क्या हो जाएगा 3520 एंगस्ट्रॉम से 6500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या आ जाता है कि हमारा विजिबल रीजन का रेंज क्या है 38007600 एंगस्ट्रॉम है ना, और इसका रेंज हम लोग क्या बोलते हैं बाल्मर सीरीज किस रीजन में लाई करता है विजिबल रीजन में, पर इसका रेंज देखो है क्या विजिबल रीजन में, लोअर लिमिट नहीं है ना, 6500 तो आ रहा है, उससे कम होना चाहिए, पर ये क्या, ये 3800 से ज्यादा होना चाहिए था कि 3800 होना चाहिए था, अब ये तो उससे कम हो गया, तो फिर क्या होगा विजिबल रीजन में तो नहीं आया। तो फिर बाल्मर सीरीज का हम लोग को सिर्फ 4 लाइंस दिखता है, लास्ट जो 2 लाइंस है हम लोग को तो 6 लाइंस दिखे ना, सिर्फ 4 लाइंस दिखेगा हम लोग को इसका, बाकी जो लाइंस होंगे ना वो हम लोग को नहीं दिखते हैं, बाकी जो लाइंस होते हैं बाल्मर सीरीज के वो हम लोग को नहीं दिखते, क्योंकि उनका जो वेवलेंथ होता है वो इससे कम होता है, मतलब 3800 से कम होता है, मतलब इस रीजन में होता है, इसी रीजन से, और इसके बाद तो जा नहीं सकता, ये तो आ ही रहा है, इसके बाद का 3800 के बाद का जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी विजिबल, तो मतलब वो बस 4 लाइंस के है। ठीक है, दैट 4 लाइंस आर ओनली विजिबल। ठीक है, तो ये तुम्हारा कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है कोई एंट्रेंस एग्जाम्स में कि बाल्मर सीरीज का क्यों ऐसा होता है, तो रीजन वही है, उसका सिर्फ 4 लाइंस विजिबल है। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट पे चले पास्टेंट सीरीज। तो पास्टेंट सीरीज क्या हो जाएगा, ये हमारा थर्ड सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या ये थर्ड सीरीज है, किस रीजन में राई करता है ये, यस इंफ्रारेड आईआर रीजन में लाई करता है, इंफ्रारेड रीजन में। इसका n1 कहां से हो जाएगा टर्मिनल ऑर्बिट 3 हो जाएगा, और n2 क्या हो जाएगा 4 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका ये फिक्स्ड है।
अब इसका पहला लाइन क्या हो जाएगा तब 4 से 3 और लास्ट लाइन क्या हो जाएगा इंफिनिटी से 3। क्लियर है? इसका तो डेली का वैल्यू लिखा है कि डेली का है? तो डेली नहीं कैलकुलेट करेगा, सीधा लैम्डा पे चलते हैं। इसका वेवलेंथ का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 144/7 RH। ठीक है, इसका लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 144/7 RH पहला लाइन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। लास्ट लाइन का क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तो तुम्हारा हो जाएगा 1/9 RH, सॉरी 9/RH हो जाएगा 9/RH। तुम ये लास्ट लाइन का पता बिना फॉर्मूला के भी कैलकुलेट कर सकते हो, हम शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं। लास्ट लाइन का वेवलेंथ क्या करना, उसका जो लास्ट लिमिट है मतलब टर्मिनल ऑर्बिट है उसका स्क्वायर को ऊपर और नीचे RH, बस। तुम देखो सबका वही आ रहा है, पहले वाले का क्या हुआ 1/RH आया ना पहला वाले का, दूसरे वाले का क्या था 4/RH था। सेकंड वाले का जो हम लोग विजिबल रीजन है इसीलिए 4/RH को हम लोग फिर जब कैलकुलेट किए तो वो तुम्हारा 6500 आ गया। थर्ड का क्या आ गया 9/RH, है ना? क्लियर है? तो फिर ये हो गया इसका रेंज, तो इसका वेवलेंथ का रेंज क्या हो जाएगा 9/RH से 144/7RH, इसका रेंज ये हो जाएगा, है ना वेवलेंथ का। क्लियर है? क्वेश्चन सीरीज नेक्स्ट पे चले। हाँ पूछो। वो जो लोअर लिमिट है उसमें तो ज्यादा दूर से ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन, उसमें ज्यादा ये एनर्जी लॉस होती है इसमें। हाँ ये लोअर लिमिट है ना, लास्ट लिमिट में लास्ट में बोल रहे हो, लास्ट वाले पे वो तो इन्फिनिटी से आ रहा है। हाँ तो इसका एनर्जी लेवल तो हाई है रिलीज का, तो एनर्जी डेली का वैल्यू मतलब वो एनर्जी रिलीज होने का कितना कितना डिफरेंस हो रहा है उसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ तो ऑब्वियसली लास्ट तो यही है, लास्ट लिमिट तो यही लिखते हैं हम लोग एनर्जी में, उल्टा हो जाता है लैम्डा में। एनर्जी जब मेरा मैक्सिमम तो ये मेरा मिनिमम होगा, है ना? तो एनर्जी तो पहले वाले पे क्या है मिनिमम है, तो लैम्डा ऑब्वियसली पहले वाले पे मैक्सिमम रहेगा। फॉर्मूला में डाल के 1/9 माइनस 1/16 और बाकी RH तो बाहर है ही, है ना? ठीक है मिटा दे, हो गया। नेक्स्ट हम लोग का फोर्थ क्या है ब्रैकेट सीरीज, क्या हो जाएगा पहला पॉइंट उसका, इट इज द फोर्थ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ब्रैकेट। सेकंड क्या हो जाएगा, इट बिलोंग्स टू IR रीजन, टर्मिनल ऑर्बिट क्या हो जाएगा इसका 4 और N2 हो जाएगा 5 से इंफिनिटी तक कुछ भी। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा हमारा 5 से 4 तक, लास्ट लाइन क्या हो जाएगा इंफिनिटी से 4 तक। तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा कितना 400/9 RH आता है इसका वैल्यू, और लास्ट वाले का क्या हो जाएगा यस 16/RH। ठीक है, मतलब तुमको अगर ये याद नहीं रहा तुम आराम से कल लास्ट लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो, पहले वाले का थोड़ा तुमको टाइम लगेगा पर लास्ट वाला जल्दी हो जाएगा, शॉर्टकट है। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा इसका 16/RH से 400/9RH, राइट। ये हो गया हमारा ब्रैकेट के लिए लैम्डा का रेंज। ठीक है, देखो हो गया। फिफ्थ वाला क्या है हमारा पी फंड,
नंबर 5 आता हमारा पी फंड सीरीज। अब पी फंड में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्या हो जाएगा, ये हमारा 5th सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। किस रीजन में लाई करता है, IR रीजन में। इसका टर्मिनल क्या हो जाएगा, N1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और N2 हो जाएगा 6 से इंफिनिटी तक कुछ भी। तो इसका पहला लाइन हो जाएगा 6 से 5, लास्ट लाइन क्या हो जाएगा इंफिनिटी से 5। लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा इसका अराउंड 900/11 RH। ठीक है, पहला लाइन के लिए। और लास्ट लाइन के लिए 25/RH। ठीक है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 25/RH से 900/11। नहीं, ऊपर वाले का नहीं, फॉर्मूला में डाल के करना पड़ता है। नीचे वाले का वही है, तुम्हारा लोअर लिमिट का स्क्वायर बाय RH। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। और लास्ट हमारा जो हम्फ्री सीरीज है उसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, उसको क्योंकि कोई न्यूमेरिकल ऐसे कंसेप्ट कुछ आता है नहीं, बेसिकली उससे क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए हम्फ्री सीरीज नहीं करेंगे। तुम बुक्स में भी देखना नहीं होता जनरली, पी फंड तक ही बेसिकल रहता है, पर बस वो बता दी n = 6 लास्ट सीरीज है हम्फ्री सीरीज। ठीक है, मिटा दूं। नंबर 6 का हम्फ्री सीरीज, HUMPHARY, हम्फ्री सीरीज 6 सीरीज होता है, और ये भी IR रीजन में लाई करता है। ठीक है, इसका N1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और N2 क्या हो जाएगा 7 से इंफिनिटी तक कुछ भी। तुम कैलकुलेट कर सकते हो, तुमसे अब कोई कुछ भी नंबर का पूछे तुम अब कैलकुलेट कर सकते हो, तुमको फॉर्मूला मालूम है। लास्ट लिमिट भी आराम से निकाल लोगे और फर्स्ट लिमिट भी आराम से निकाल लोगे। हाँ एग्जैक्टली, ये सब न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। बाई चांस तुमको कभी कुछ पूछे तुम आराम से चेकआउट कर सकते हो, अच्छा इसी रीजन का ये लेवल था ना, इतना ही हो सकता है। कि देखो बेसिकली बोर्ड लेवल्स में नहीं आता है, जब तुम एंट्रेंस लेवल्स का दोगे तभी तुमको ये सब शॉर्टकट ट्रिक्स याद रखना पड़ता है। बोर्ड लेवल में तो एनफ टाइम रहता है, कंपैरेटिवली उससे कम काम रहता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज हीसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज उसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखाऊंगी, कुछ नेक्स्ट डे लिखाऊंगी, बस मैं थोड़ा बता देती हूँ लोग को। ठीक है, अब देखो नाम से पता चला हीसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। हाइसेनबर्ग नहीं बोलते हम लोग, हीसेनबर्ग बोलते हैं। हीसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कोई कोई हाइसेनबर्ग भी बोलता है, जिसको जैसा सही लगता है, हीसेनबर्ग भी बोलता है, हम हीसेनबर्ग बोलते हैं। इसको हम लोग HUP से भी लिखते हैं, शॉर्ट में लोग HUP लिखते हैं। इतना बड़ा नाम अब लिखने जाएंगे बार बार तो हो गया ना, शॉर्ट में लोग HUP भी लिखते हैं इसको। तो हीसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो अनसर्टेनिटी मतलब क्या हो गया, अनसर्टेनिटी मतलब अचानक, हाँ अचानक भी, पर बेसिकली अनसर्टेनिटी मतलब हम लोग जिसके बारे में सर्टेन नहीं है, श्योर नहीं है, है ना। सर्टेन मतलब क्या, हम लोग इसके बारे में कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर मतलब श्योर नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो हीसेनबर्ग क्या किया था, उसने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिराइव किया था कि क्या जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो हम लोग उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट करके सही वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बता सकते हैं। मतलब अगर तुम्हारे पास पोजीशन का एग्जैक्ट वैल्यू है तो मोमेंटम का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होगा, और अगर तुम्हारे पास मोमेंटम का एग्जैक्ट वैल्यू है तो पोजीशन का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होगा। दोनों में से कोई ना कोई एक अनसर्टेन रहेगा। ठीक है, तो क्या बोलता है हीसेनबर्ग, लिखो, लिख लो इसका स्टेटमेंट। HUP लिखो ना शॉर्ट में, हाँ एक बार लिख लो हेडिंग में तो पता चल जाएगा, शॉर्ट में ब्रैकेट में HUP लिख लो। हाँ तो लिखो, अकॉर्डिंग टू HUP
it is impossible to determine exact position and exact momentum of electron around the nucleus simultaneously. Momentum of The electron around the nucleus simultaneously with equal accuracy. मतलब वो बोलना चाहिए जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व विथ इक्वल एक्यूरेसी, मतलब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है ना, तो अगर तुम उसका एग्जैक्ट पोजीशन का, एक्यूरेट पोजीशन का अंदाजा लगा पा रहे हो, तो तुम उसका एग्जैक्ट मोमेंटम का अंदाजा नहीं लगा सकते। दोनों का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम का वैल्यू हम एक साथ कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, तुम एक का अगर अंदाजा लगा पा रहे हो ना, तो दूसरा का वैल्यू पक्का तुम्हारा गड़बड़ आने वाला है। अगर तुम मोमेंटम का वैल्यू लगा रहे हो सही, तो पोजीशन गड़बड़ आएगा, अगर पोजीशन का वैल्यू सही अंदाजा लगा रहे हो तो मोमेंटम गड़बड़ आएगा। वो ये बोलना चाहा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हिसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 ये बोला जाता है। This is the mathematical expression of Heisenberg's uncertainty principle. Del x जो होता है, x से हम लोग क्या डिनोट करते हैं जनरली, डिस्टेंस है ना, तो del x क्या हो गया, पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, और p से डिनोट करते हैं क्या हम लोग, मोमेंटम। दिस इज अनसर्टेनिटी इन position and del p से डिनोट करते हैं मोमेंटम, सो del p is uncertainty in momentum and h क्या है पता ही है तुम लोग को, प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में h मतलब सीधा होता है मोमेंट, ये आप क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग हाइट का भी कुछ काम नहीं है, जब हाइट आएगा तब बता दूंगी हाइट का भी। हाँ अभी फिलहाल तो यहाँ पे हाइट है ही नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एच का मतलब सीधा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, पी मोमेंटम होता है, पी इज मोमेंटम एज यूजुअल। तो डेल पी क्या हो जाएगा मेरा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी है ना, मतलब फ्लक्चुएट कर सकता है ना वैल्यू, इसीलिए हम लोग डेल यूज करते हैं, स्मॉल डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या मतलब होता है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या मतलब होता है, हाँ, कि मतलब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे इसका प्रोडक्ट क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो इक्वल टू होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे, दिस वैल्यू इज कंसीडर्ड इक्वल टू h by 4 pi, क्योंकि हम लोग कभी ग्रेटर देन तो नहीं ले सकते ना, फ्लक्चुएशन वैल्यू हम लोग न्यूमेरिकल्स में नहीं इस्तेमाल कर सकते, एक एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए, इसी रीजन से। अब देखो p का क्या होता है फॉर्मूला, mv होता है, तो डेल पी को लिख सकते हैं ना हम लोग, डेल mv, हम बता रहे आगे आ रहे हैं, डेल एमवी लिख सकते हैं कि नहीं, डेल अगर इधर डाल इधर भी डालना पड़ेगा ना मेरे को, तो डेल पी डेल एमवी लिखेंगे। अब m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, जो कि क्या होगा, फिक्स्ड होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कभी फ्लक्चुएट करेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, डेल पी इज इक्वल टू m डेल v, दैट इज वेलोसिटी फ्लक्चुएट कर सकता है मेरा, तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो डेल पी की जगह अगर इसको पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डेल x इंटू m डेल v ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi। ये और एक फॉर्म है इस इक्वेशन का, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का, ये एक और एक फॉर्म है, लिख सकते हो। अब m तो कांस्टेंट है ना मेरा, तो लिख सकते हो डेल x इंटू डेल v ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi m, ये भी लिख सकते हो, न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करोगे, ठीक है। क्लियर है, नहीं बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन तो इजी है, हिसेनबर्ग का बहुत आसान सा दिया है।
हाँ उधर तो कॉमन, ये सब कॉमन से अप्लाई किया करो। तुम चीज अपने लिए जितना आसान बनाते जाओगे तुम्हारे लिए उतना आसान होते जाएगा। तुम्हारा आसानी तुम पे है, हम बस इतना ही तुमको वे बता सकते हैं। अब वो तुमको कंफर्टेबल पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा इट इज अप टू यू ना। तुम उसको आगे मतलब जैसे तुम अपने हिसाब से बनाओ। किसी को ये आसान लग सकता, किसी को ये आसान लगेगा। मैंने दोनों वे बता दिया। ठीक है, तो फिर ये हो गया तुम्हारा, यही दो फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कभी अगर तुमको वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी दे दिया, तुम आराम से डिस्टेंस का अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और याद है न्यूमेरिकल में जब इस्तेमाल करेंगे तो ये ग्रेटर देन इस्तेमाल नहीं करते। न्यूमेरिकल हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इक्वल टू h/4 पाई इस्तेमाल करेंगे। तो यही था हिसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है? अब देखो इसका और एक डेरिवेशन, इसका और एक फॉर्म देखो, डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m डेल v। ये भी लिख सकते हैं ना हम। अगर हमको सिर्फ डेल एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो हम ये कर सकते हैं, ऐसे ही करेंगे ना। तो एक चीज देखो, डेल एक्स और डेल v में वैल्यू कैसा है, रिलेशन कैसा है? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल v। मतलब क्या है, x का वैल्यू अगर इंफिनिटी को अप्रोच किया, अगर इंफिनिटी को अप्रोच किया तो v का वैल्यू 0 को अप्रोच करेगा, है ना। और अगर x का वैल्यू 0 को अप्रोच किया तो v का वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। मतलब जब x का वैल्यू अनसर्टेन होगा, इंफिनिटी मतलब क्या है, अनसर्टेन है, हम नहीं पता लगा सकते, तो v का क्या मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। और जब हमको x का वैल्यू एग्जैक्ट मिला तो v का वैल्यू अनसर्टेन रहेगा। ये भी पता चल रही है तुमको इससे। ठीक है, अब देखो ये फर्क है, इक्वल टू इंफिनिटी और अप्रोच करने में फर्क है। इक्वल टू मतलब इंफिनिटी के तरफ जा रहा है, मतलब वैल्यू उसके करीब करीब का होगा, तो इसीलिए बोले अनसर्टेन होगा। इंफिनिटी के करीब पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन 0 के करीब आएगा तो हम पता लगा सकते हैं, राइट। हम उसके अप्रोच, उसको अप्रोच करेगा उसका वैल्यू पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो फिर आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट दिन न्यूमेरिकल्स करेंगे इसका।